सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो चाइना में ग्रेजुएशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है, स्पेशल मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि यहाँ पे चाइना में डिग्री करना बहुत ही ईजी है। तो आज की वीडियो में हम आपको जो है वो पूरा प्रोसेस बताएंगे कि यहाँ पे जो है वो कितनी यहाँ पे सख्ती है। अगर आप स्पेशली यहाँ पे स्टडी के लिए आ रहे हो, आप समझते हो कि मास्टर्स जाके मुझे करनी है, अच्छी वाली करनी है, पीएचडी करनी है, तो आपने जो है ना ये वीडियो जो है वो आखिर तक देखनी है। वो आपको जो है वो काफ़ी फ़ायदा देगी। तो आज मेरे साथ मौजूद है अब्बास भाई, अब्बास सियाल, जो कि हमारा बेस्टमेट भी है, क्लासमेट भी हैं और हम एक साथ ही ग्रेजुएट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। तो आप जो है वो हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि जो मार्च से लेके जो हमारा थीसिस का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था उसमें जो है कितने सारे स्टेप्स थे और क्या मतलब प्रोसेस था, वो ओवरऑल जो है वो मुख्तसर बताइएगा। इसका ये है कि अगर जो स्टूडेंट चाइना से मास्टर करना चाहते हैं वो एक चीज़ माइंड में रख लें कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना उनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ये होता है कि हमने जस्ट थीसिस देना है, तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पेपर भी देना है और थीसिस भी आपने थीसिस तो देना ही देना होता है, उसके साथ पेपर भी आपका पब्लिश होना चाहिए। और उसके अलावा फिर जो इम्पॉर्टेंट इनका नेक्स्ट प्रोसेस है, जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप थीसिस लिखते हैं या अपना पेपर लिखते हैं। तो थीसिस का ये होता है कि आपने थीसिस का जो फॉर्मेट है उसको, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना फॉर्मेट होता है थीसिस का, उसको आपने फॉलो करना होता है। और फिर जो प्रोसेस है, सबसे पहले इंटरनल रिव्यू होता है। इंटरनल जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो इंटरनल यूनिवर्सिटी के ही 2 से 3 सुपरवाइज़र को आपका थीसिस भेजता है। फिर वो थीसिस पे कमेंट्स आते हैं, आपके फॉर्मेटिंग पे होते हैं, नोवेलिटी पे होते हैं, राइटिंग पे होते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। फिर उसके बाद जब इंटरनल रिव्यू आपका पास हो जाता है तो फिर वो जाता है एक्सटर्नल रिव्यू के लिए। एक्सटर्नल रिव्यू का ये है कि अगर उसमें उन्होंने ग्रेडिंग की हुई होती है, तीन या 2 लोगों को वो भेजते हैं। मास्टर के लिए 2 सुपरवाइज़र होते हैं, एक्सटर्नल के लिए पीएचडी के लिए 3 होते हैं। तो दोनों ने ग्रेडिंग देनी होती है, या तो वो कोई बंदा ए से लेके डी तक, अगर ए आ जाए, ए आ जाए, दोनों की तरफ से ए बी आ जाए, बी आ जाए, तो फिर तो आपका स्मूथली आपका प्रोसेस चलेगा। सुपरवाइज़र ख़ुद आपका अरेंज करेगा जो फाइनल डिफेंस होगा। अगर बी सी आ गया तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बीसी आ जाए तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक सेंट्रलाइज कमेटी बनती है, आपका सुपरवाइज़र उसमें नहीं होता, तो वो सेंट्रलाइज कमेटी आपका डिफेंस लेती है। अगर डबल सी आ जाए तो फिर समझें कि आपका जो थीसिस है ना वो आप एक्सटेंशन पे चले जाते हैं, आप टाइम पे ग्रेजुएट नहीं होते। अगर डी आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि आप चले जाएंगे उस पर एक्सटेंशन पे। तो एक्सटेंशन एक और ये भी बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें जो मेजर ये है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, डोमेट्री जो हॉस्टल है वो भी आपको नहीं मिलता, और आपने अपने सेल्फ मतलब उस पर सारे चीज़ें आपने अरेंज करनी होती हैं, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपने थीसिस जो अपना लिखना है उसको यूनिवर्सिटी के ही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है और सुपरवाइज़र के साथ फुल कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है ना उसका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके थीसिस में। ये नहीं हो सकता कि आपने थीसिस लिख लिया, आपकी तरफ से ओके है तो वो थीसिस पास हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सुपरवाइज़र जो होता है उसको पता होता है, क्योंकि उनके पास भी वो इस प्रोसेस से गुजर के आए हुए होते हैं, या उनके पास हर साल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, या फिर वो ख़ुद भी उनके पास बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी थीसिस आते हैं। तो एक नज़र देख के वो चीज़ों को उनको जज हो जाता है, पता होता है कि थीसिस की क्या वैल्यू है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने थीसिस सुपरवाइज़र को दिया था, सुपरवाइज़र ने कहा था कि आपका थीसिस इस काबिल नहीं कि आपके अच्छे ग्रेड हैं, लिहाजा आप थीसिस को और मॉडिफाई करें। 3 महीने के अंदर, जैसे ख्वाजा भाई ने बताया है कि 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। इसमें आपका सुपरवाइज़र रिव्यू करता है, फिर इंटरनल कमेटी रिव्यू करती है, फिर एक्सटर्नल कमेटी रिव्यू करती है जो फाइनल होती है, जिसकी बेस पे आपका डिफेंस होता है। तो इतनी, जैसे ख्वाजा भाई ने पहले ही बताया कि यहाँ पे डिग्री करना कि इतनी आसान नहीं है। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी डिग्री के ग्रेजुएशन होने में। तो बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत जो है वो डिटेल में चीज़ें बताई। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, स्पेशली आप किसी चाइना की और यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जिसकी रैंकिंग 985 और 211 है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कि आया वो 985 211 की है कि नहीं है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में आजकल जो है वो ज़्यादा सख्ती है, पहले भी होती थी लेकिन कोविड के बाद जो है ना 2022 से लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। और हमारे बहुत सारे ऐसे जो है वो मेजर के हैं लोग जिनकी जो है 4-4 5-5 साल में जाके मास्टर्स क्लियर हुई है। अभी भी काफ़ी ऐसे हैं जिनके अभी भी जो है ना थीसिस पास नहीं हुए, कमेटी ने रोक दिया या डिफेंस फेल हो गया, तो काफ़ी ऐसे मसाइल आते हैं। तो आपने जो है ना सही तरह से अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट वगैरह चेक कर लेनी है।
और पेपर की भी जो है ना आपने देख लेनी है, क्योंकि एवन के काफ़ी यूनिवर्सिटी में पेपर रिक्वायर होता है, वो आपको जो है पहले नहीं पता होता, बाद में जाके आपको पता चलता है, उससे भी जो है वो आपकी फिर एक्सटेंशन लगती है, आपकी डिग्री जो है वो टाइम पे नहीं होती। तो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अच्छा अब्बास भाई, तो ब्लाइंड रिव्यू हो गया पास, ब्लाइंड रिव्यू में मतलब BC आ गया, BC मतलब कि आपका डिफेंस भी हो गया। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों के PhD में और मास्टर्स में जो है वो ब्लाइंड रिव्यू भी फेल हुए हैं, 3 महीने 6 महीने की उनको एक्सटेंशन लग गई है, और डिफेंस भी उनका फेल हुआ है। डिफेंस के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे? देखें, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब आपका BC आ जाता है ना, फिर कमेटी आपका डिफेंस लेती है। कमेटी में क्या होता है कि आपके सुपरवाइज़र के बुलाए हुए प्रोफेसर वहाँ पे नहीं बैठे होते, वहाँ तकरीबन 7 से 8 लोग बैठे होते हैं। तो वो जब उनका माइंडसेट एक बन जाता है कि इसने BC लिया हुआ है, तो BC इसका ग्रेड आया हुआ है, तो मतलब इसका कोई काम इतना नहीं है, तो वो फिर इन चीज़ों को कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं जिनके एक दो दफ़ा भी डिफेंस जो है वो फेल हो गया है। हालांकि वो फेल इस वजह से नहीं हुआ कि उनका काम अच्छा नहीं, हालांकि उनका पेपर पब्लिश था, लेकिन उनके माइंड में वही बात बैठी हुई है कि इनका BC क्यों आया हुआ है, मतलब इसका जो थीसिस है उस लेवल का नहीं है। तो वो फिर उसमें चेंजिंग्स बोल देते हैं कि आप ये चेंज करके लाएं, तो देन हम आपका डिफेंस फर्दर लेंगे, अब ये वाला डिफेंस आपका फेल है, नेक्स्ट हम आपको डेट देंगे, तो देन ही आप डिफेंस पास कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कंटिन्यू करते चलूँ कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके मतलब 2 दफ़ा डिफेंस फेल हुए हैं, अभी वो तीसरे डिफेंस में जो है वो अपीयर होंगे, और उसके अलावा जो है फिर डिफेंस के बाद भी जो है ना आप ग्रेजुएट नहीं होते हो। काफ़ी लोग समझते हैं भाई ब्लाइंड रिव्यू पास है तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, या हमारा डिफेंस पास है हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर एक कमेटी बैठती है जिसको डिग्री अवार्डिंग कमेटी बोलते हैं, वो फाइनल कमेटी होती है, लेकिन उसके अंडर फिर एक सब कमेटी भी होती है जो आपका थीसिस एक दफ़ा फिर चेक करती है, वो भी आपको रिविजन्स देती हैं, तो उसको भी जो है आपने वो मतलब रिविजन को वो मतलब कमेंट्स जो है उनको करना होता है। तो हमारे 1-2 और भी दोस्त हैं जिनकी जो है वो कमेटी की वजह से फिर उनकी मतलब कि डिग्री रुक गई है, अभी वो मतलब 1 महीने के बाद वो देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी है कि जून और जुलाई यहाँ पे 2 दफ़ा डिग्री जो है वो अवार्ड की जाती है, लेकिन दिसंबर में जो है वो 1 दफ़ा ही की जाती है। तो काफ़ी पिछले साल जो दिसंबर में ग्रेजुएट होने थे उनकी कमेटी ने रोक दिया, तो वो अभी हमारे साथ ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप ऑलरेडी चाइना में हैं तो आपने इन चीज़ों को देख लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम चाइना आ रहे हो तो आपके जहन में जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, तो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। पहली दफ़ा जैसे अब्बास भाई ने बताया कि ब्लाइंड रिव्यू में भेजने से पहले जो है आपकी फॉर्मेटिंग और प्लेज वगैरह चेक होता है, लेकिन जब आप फाइनल वर्जन जो आपका थीसिस का है वो जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करते हो तो उससे पहले भी जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग और प्लेज वगैरह बाद में भी चेंज होता है, क्योंकि आपको जब रिविजन्स मिलती हैं ब्लाइंड रिव्यू के बाद या डिफेंस के बाद तो उसमें फिर फॉर्मेटिंग आगे पीछे हो जाती है, तो वो एक दफ़ा फिर भी चेक करनी होती है और बाद में फिर प्लेज चेक करना होता है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, वो फिर जो है ना स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। और उसके अलावा जो है वो लाजमी नहीं है कि सब यूनिवर्सिटीज़ में यही रूल हो। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये रूल्स जो है वो 985 और 211 यूनिवर्सिटीज़ में, जो छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आज भी जो है वो एक्सटर्नल रिव्यू के लिए बेचती हैं। वो ब्लाइंड रिव्यू नहीं होता, वो प्रोफेसर को पता होता है कि किस बंदे के पास आपका थीसिस जा रहा है। तो इंटरनल रिव्यू यहाँ पे होता है हमारे पास, और एक्सटर्नल रिव्यू या ब्लाइंड रिव्यू होता है जिसमें सामने वाले बंदे को पता नहीं होता कि आपकी जो थीसिस है वो किस नाम के है या किस प्रोफेसर के। तो ये सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपकी जो पोर्टल होता है वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, या आप यूनिवर्सिटी की जो डिग्री अवार्डिंग का जो एक अलग से एक पेज होता है उनमें रिक्वायरमेंट लिखी होती है थीसिस की फॉर्मेटिंग वगैरह की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आखिरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं ना थीसिस के, वो आपके थीसिस के टाइम पे ही स्टार्ट होते हैं ना, लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट होते हैं। आप कुछ भी करो पहले वो चीज़ें नहीं हो सकती। अगर आप इवन के अपनी थीसिस राइट कर लेते हो पहले ही, कोई दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे में, चौथे में, आप प्रोफेसर को भेज दो, लेकिन प्रोफेसर वो रिव्यू नहीं करता, तो आपको वेट करना होता है लास्ट सेमेस्टर का, सही है। तो वो प्रोसेस सारा लास्ट सेमेस्टर में ही होता है। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं, इतने सारे स्टेप्स होते हैं इनके, हमें कभी कभी ये भी लगता था कि शायद हम जो है वो टाइम पे ग्रेजुएट ना हो पाएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम टाइम पे ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी होंगी चाइना के हवाले से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।